तो संविधान पढ़ने आपको संविधान के कुछ छोटे छोटे टर्म्स जानने चाहिए। संविधान का परिचय, सरकार का गठन, नागरिकता, पंचायती, ये किस पार्ट में है, विधायिका क्या कहते हैं, कार्यपालिका किसको कहते हैं, न्यायपालिका किसको कहते हैं, ये छोटे छोटे टर्म परिभाषा सहित आपको समझने की ज़रूरत होगी। इसलिए हम उसकी बात करते हैं। ये संविधान का परिचय लिखा गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान में है क्या? अगर एक किताब आपने देखा संविधान, आजकल राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चल रहे हैं कि खतरा है देश में, संविधान को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो उस किताब में, उस संविधान में है क्या वास्तव में? उसमें ये है, संविधान का दर्शन है, फिर सरकार के गठन के बारे में बात है, और विविध है, जैसे नागरिकता, पंचायती राज और अन्य चीज़ें। तो हम दर्शन का कुछ पार्ट है। संविधान में दर्शन का पार्ट 1/3 है। 50% सरकार के गठन के बारे में है और विविध अन्य है। तो इस प्रकार संविधान में ये बातें हैं। तो दर्शन क्या है? संविधान में दर्शन की बात करें तो दर्शन के बारे में क्या बताया गया है? हमारे संविधान का दर्शन 4 प्रारूपों में पाया जाता है। प्रस्तावना में दर्शन दिया गया है, मौलिक अधिकार में दर्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दर्शन दिखता है, और मौलिक कर्तव्य में भी दर्शन दिखता है। ठीक है। और संविधान का गठन में सरकार का गठन की बात आती है। ये हो गया। तो सरकार के गठन में कार्यपालिका, न्यायपालिका, और आगे इसके बारे में देखेंगे। विविध नागरिकता है, पंचायती राज, नगरपालिका, केंद्र राज्य संबंध आदि, ये विविध में आएंगे। एक परिभाषा जो सबको जानना चाहिए वो है, सरकार किसको कहते हैं? लोग कहते हैं सरकार सुन नहीं रही है, सरकार समझ नहीं रही है, सरकार नीतियों को लागू ठीक से नहीं कर रही है। सरकार मतलब क्या? वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार की परिभाषा कोई पूछता है तो आप ये बताएंगे कि वह संस्था जो शासन का संचालन करती है उसे सरकार कहते हैं। संचालन करती है तो सरकार का पदाधिकारी, ठीक है, उसे सरकार कहते हैं। अब सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं, जो आपको पता ही होगा। विधायिका जो कानून बनाती है, कानून बनाएगी। विधायिका लेजिस्लेचर, सरकार का वो अंग जो कानून बनाए, पार्लियामेंट में, संसद भवन में, वो सरकार है। ठीक है, जो कानून बनाए। कार्यपालिका, सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करता है। और न्यायपालिका वह अंग जो विवादों का निपटारा करता है। ये है, न्याय करेगा, निपटारा करेगा। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। अब देखते होंगे कि कार्यपालिका एक एमएलए भी है और एक नौकरशाही भी है। नौकरशाही सरकार का भी अंग है। एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है जो अस्थायी कार्य होती है, ये 5 साल में बदलने लगते हैं। लेकिन प्रशासनिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका, जैसे नौकरशाही, डीएम, एसपी, ये स्थायी है। इनकी नौकरी का एक टर्म है कि 65 साल तक नौकरी करना है। लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका सरकारें बदलती है, ठीक है,
उदाहरण यहाँ दिया गया है कि राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक कार्यपालिका का उदाहरण नौकरशाही। प्रशासनिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं क्योंकि इसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक है। सरकार का गठन किस प्रकार होता है इसके बारे में देखेंगे। सरकार के 3 भाग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में आप देखते होंगे कि बिहार में भी सरकार बनती है, यूपी में भी सरकार बनती है और दिल्ली में भी सरकार बनती है। तो दिल्ली में एक केंद्र की सरकार बनती है, एक दिल्ली स्टेट की सरकार बनती है। तो संघ की विधायिका, फिर आता है संघ की विधायिका यानी मतलब संसद। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। प्रांत की सरकार मतलब राज्य विधानमंडल। ये आता है विधानसभा और विधान परिषद आ सकता है। कार्यपालिका में कौन काम करता है? संघ की कार्यपालिका में कौन है और राज्य की परिपालिका अलग अलग। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संघ मंत्री परिषद है, केंद्रीय सेवाएं हैं, SPDM। संघ की विधायिका के 2 सदन हैं और संघ की विधायिका लोकसभा और राज्यसभा। संघ की विधायिका में 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। प्रांत की विधायिका में 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। अब ये देखें, ये सवाल एक बड़ा गंभीर सवाल पैदा होता है कि कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं। अगर संघ की कार्यपालिका कहा जाए उसमें कौन आते हैं, राज्य की कार्यपालिका में कौन आते हैं। कार्यपालिका मतलब कार्यों का संचालन करता है। इनका कार्य प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा दिखेगा, उपराष्ट्रपति जो कार्य दिखेगा, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अंग है, संघीय मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का अंग है, केंद्रीय सेवाएं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रांतीय मंत्रिपरिषद और प्रांतीय सेवाएं। न्यायपालिका के बारे में देख लेते हैं। न्यायपालिका क्या है, कैसे है, न्यायपालिका कैसे काम करता है। न्यायपालिका में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ये थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय है, आगे हम विस्तृत रूप में इस पे काम करने वाले हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी कानून बनता है तो कितने लोगों की सहमति से बनता है। बहुमत के प्रकार जिसको कहते हैं, टाइप ऑफ मेजोरिटी। कोई भी संविधान में संशोधन करना होगा, कोई प्रस्ताव पास करना होगा, कोई कानून बनाना होगा, कोई संस्थाओं का निर्माण करना होगा, वो कितने सदस्यों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने सदस्यों की यस बोलेंगे तो वो कानून पारित हो जाएगा। और लोकसभा और राज्यसभा में कौन से लोग, कितने लोग करेंगे ऐसे कि वो प्रस्ताव कानून बन पाएगा या वो संविधान संशोधन हो पाएगा। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, देखते हैं उसको। तो बहुमत के प्रकार, तो बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ मेजोरिटी। पहला प्रकार में हम देखते हैं क्या है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत आप जानते हैं कि 100 लोग हैं तो 50-50 हो गए, आधे। उसमें से अगर 51 हो जाता है तो साधारण बहुमत से वो जीत हासिल की जाएगी। इसको क्या, इस किताबी भाषा में इस तरह बोलते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। साधारण बहुमत भारत में संविधान के सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला बहुमत है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, बहुमत यानी आधा से अधिक होना चाहिए। ठीक है। तो लोकसभा सदस्य 543 सदस्य हैं, उपस्थित अगर 200 लोग हुआ, मतदान में भाग 180 लिया
तो उपस्थित और मतदान 180, फिर 180 में भाग करेंगे 200 से, 90 + 1। ये साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। ठीक है। अब प्रभावी बहुमत आता है, दूसरा प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी डैम मेजोरिटी, तत्कालीन बहुमत। प्रभावी सदस्य तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत प्रभावी सदस्य संख्या कहलाता है। कुल सदस्य संख्या अब माइनस रिक्तियां, इसको प्रभावी बहुमत कहते हैं। कुल सदस्य हैं 545 और माइनस रिक्तियां प्रभावी बहुमत कही जाएगी। रिक्तियों के तात्पर्य, रिक्तियां आप समझने की कोशिश करते हैं कैसे है। रिक्तियों के तात्पर्य किसी सदस्य का त्यागपत्र कोई त्याग दे दिया, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, या किसी सदस्य का निर्वाचन रद्द हो गया। आजकल तो बहुत ही हो जाए, निर्वाचन रद्द कर दो, नॉमिनेशन फार्म को हटवा दो ये सब चल ही रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं रिक्तियों में क्या क्या होगा। त्यागपत्र, मान लो 2 लोग मर गए, मृत्यु 2 लोग की हो गई, त्यागपत्र 2 लोग दिए, मृत्यु 2 लोग की हो, निर्वाचन रद्द 3 लोगों की हो गई, तो 7 लोग कम हो गए। तो कुल सदस्य संख्या 543 है। 2 एंग्लो इंडियन थे, फिर अब एंग्लो इंडियन वाला पद समाप्त कर दिया गया है, मनोनीत वाली, तो -7 536 हो जाएगी, और प्रभावी संख्या 536/2 269 + 269 हो जाएगा, 68 + 2। ये प्रभावी बहुमत संख्या, अगर इतने लोग उपस्थित है तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है आप देखेंगे। इस बहुमत में बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है इसका। प्रभावी बहुमत का प्रयोग हमारे संविधान में 8 जगह मतलब इसका इस्तेमाल होता है। टोटल का आधा। आप देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टोटल और उसका आधा कर। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए कर सकते हैं। विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कर सकते हैं। विधान परिषद में सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए कर सकते हैं। इन पदाधिकारियों को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। टोटल जितने हैं रिक्तियों को हटा देंगे, कितने पद खाली हैं टोटल कर देंगे, उसका आधा करेंगे, आधा से 1, तो प्रभावी बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। समझ रहे हो आप। पूर्ण बहुमत किसको कहते हैं? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। लोकसभा कुल सदस्य संख्या 543 है मान लेते हैं, और कुल सदस्य संख्या का 50% यानी 271, ये बहुमत 72 अगर सीट रहेगा, 72 समर्थन आएगा, 272, तो वो पारित समझा जाएगा। ये पूर्ण बहुमत है। विशेष बहुमत में आते हैं। विशेष बहुमत भी 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के बहुमत है, इसमें भी 2-3 है। विशेष बहुमत 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 545 अगर सीट है टोटल, एंग्लो इंडियन वाला तो समाप्त कर दिया, तो विशेष बहुमत है, तो विशेष बहुमत कहते हैं 2/3 का, 543 का 2/3। ठीक है, ये विशेष बहुमत। पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्यों संख्या का 543 है, उपस्थित 200 है, ये पहले का है इसलिए 545 होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य 180 हैं, तो देन 180 × 2/3 यानी 120 से बहुमत से पारित हो जाएगा। उपस्थित और मतदान करने वाला, ये भी तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अथवा यदि उपस्थित और मतदान सदस्य 179 है, तो 179 का इतना गुणा करेंगे, 2/3 119, और 119 बहुमत से पारित समझा जाएगा। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका प्रयोग भारत के संविधान में 2 आर्टिकल में किया जाता है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312।
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, 2/3 बहुमत। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? आर्टिकल 249 में और 312 में। ये राज्यसभा के लिए है। आगे अभी विस्तृत में हम देखेंगे, पर ये थोड़ा थोड़ा नमूने हैं जिसका हम डील कर रहे हैं। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, इसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। 273 से कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? लोकसभा कुल सदस्य संख्या 543 है, कुल सदस्य संख्या का आधा 272 हो जाएगा, 273 यानी, ठीक है। लैटिन मंडे, उपस्थित सदस्य संख्या 310, उपस्थित और मतदान करने वाला 300, सदस्य 300 में, पक्ष में 210, विपक्ष में 90। ये करेंगे तो 200 बहुमत से पारित होना चाहिए। 300/2/3 तो 300 बहुमत पारित नहीं माना जाएगा, यानी 273 से कम, 272 से कम है, ठीक है ना। उपस्थित संख्या 460 है, 460 लोग उपस्थित हुए हैं संसद भवन में। ये केवल लोकसभा की बात अभी हो रही है या राज्यसभा की बात? उपस्थित और मतदान संख्या, ये लोकसभा की भी बात हो रही है। 450 सदस्य पक्ष में डाले, 350 पक्ष में डाले, विपक्ष में 100 डाले, तो ये हो जाएगा 300 बहुमत से पारित, 273 से ऊपर है बहुमत से पारित। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? 2/3 से आधे विशेष बहुमत। इसका प्रयोग भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, मुख्य निर्वाचन आयोग, CJI को, CAJ को हटाने के लिए किया जाता है, तथा संविधान संशोधन के लिए भी इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? संविधान संशोधन के लिए 2 विशेष बहुमत, पूर्णतः विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य 545 यानी 43 गुणा 2/3, ये 362 बहुमत, 362 लोग आएंगे तो ये प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। तो इसका प्रयोग भारत के संविधान के आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में प्रयोग किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आर्टिकल 61 में अगर उसको हटाया जाएगा तो तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होगा तो राष्ट्रपति हट जाएंगे। और एक टर्म है कोरम, किसको कहते हैं? कोरम पूरा कैला, गणपूर्ति, इसको भी कहते हैं गणपूर्ति। वह न्यूनतम संख्या जो किसी भी सदन की कार्यवाही को वैध बनाने के लिए जरूरी है, कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। भारत में कुल संख्या 10% है। अगर लोकसभा में उतने लोग पहुंचेंगे जो कोरम को पूरा करते हो, तभी लोकसभा की कार्यवाही होगी, नहीं तो नहीं होगी। लोकसभा तभी चलेगा जब कुल सदस्य संख्या का 10% लोग पहुंचेंगे तो संसद चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो 543 का 10% 54 अगर संसद जाते हैं, सांसद पहुंचेंगे रोज, तो संसद चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बिल और अधिनियम किसको कहते हैं? विधेयक, अधिनियम, एक्ट का अंतर क्या है? प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। कोई कानून प्रस्तावित किया गया पास करने के लिए, माने संसद भवन में रखा गया, उसको विधेयक कहते हैं। जब विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है, उससे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो उसे अधिनियम, एक्ट कहते हैं। जब कानून बन गया उसको कहेंगे अधिनियम। बस इसमें इतना ही। थैंक यू।